जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देश साथी में। दोस्तों, मैं किशोर कुमार एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आधुनिक भारत का सेशन लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज के सेशन में हमारा जो चैप्टर होगा, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, उसका प्रथम चरण हम लोग देखेंगे, जो प्रारंभ से होकर के 1905 ईस्वी तक, जिसे हम उदारवादी चरण कहते हैं। तो हम आज के सेशन में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने देखा है कि भारत में अंग्रेजों का आगमन होता है। उसके आगमन के बाद हमने देखा कि वो शुरुआत से ही कर्नाटक से लेकर के आपने देखा वहाँ पर 3 युद्ध लड़ा। उसके बाद फ्रांसीसियों को वहाँ से हराने के बाद बंगाल गया था। बंगाल में वहाँ का विजय अभियान किया, 2 युद्ध, प्लासी युद्ध और बक्सर युद्ध के लड़ने के बाद। उसके बाद वो फिर से हैदराबाद हैदर अली को हराने के लिए आया था। मैसूर युद्ध लड़ा, वहाँ पर भी 4 मैसूर, आंग्ल मैसूर के बीच जो युद्ध हुआ था, 4 मैसूर युद्ध हुआ। उसके बाद मैसूर का भी विजय करने के बाद वो मराठाओं की ओर गया था। आंग्ल मराठा के बाद बीच भी देखा था अपन लोगों ने कि 3 युद्ध हुआ था, और उसके बाद आंग्ल जो मराठा साम्राज्य था उसकी साम्राज्य को हड़प लिया। उसके बीच में भी देखा था कि अपने 2 गवर्नर जनरल थे जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और जो गोद लेने की नीति थी, उसकी विलय की नीति, उसकी नीति के तहत उसने छोटे छोटे रियासतों का भी जो है षड्यंत्र के आधार पर षड्यंत्र रच करके जो है उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। फिर हमने देखा था जो पड़ोसी जो राज्य थे, पड़ोसी जो देश थे भारत के, जैसे नेपाल, बर्मा और अफगानिस्तान, उसको भी जीता था। पंजाब आपने देखा कि सिख युद्ध हुए थे, 2 सिख युद्ध, उसके बाद उसका भी विलय कर लिया गया था। तो कुल मिला के हम लोगों ने देखा था कि उसने शुरुआत जो है 18वीं 1857 ईस्वी तक उसने जो है लगभग भारत के संपूर्ण उपमहाद्वीप पर उसने जो है कब्जा स्थापित कर लिया था। उसके इस साम्राज्य विजय अभियान के दौरान जो है बहुत सारी उसकी प्रशासनिक नीतियों, आर्थिक नीतियों के जो है कारण समाज में विद्रोह होना शुरू हो गया था। उसके उसकी जो प्रशासनिक नीतियां थी, आर्थिक नीतियां थी, धार्मिक सांस्कृतिक नीतियां थी अंग्रेजों की, उसके कारण हमने देखा था समाज में 2 प्रकार के प्रभाव देखने को मिले थे। एक प्रभाव तो वो था जिससे असंतोष उत्पन्न हुआ था, और उस असंतोष के कारण उसको बहुत सारे विद्रोह झेलने पड़े थे। लेकिन हमने देखा था कि उसके कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी निकले थे। तो पॉजिटिव प्रभाव के फलस्वरूप हमने देखा था कि पॉजिटिव प्रभाव के फलस्वरूप भारत में जो है पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था। पुनर्जागरण आंदोलन हमने देखा था भारत के पूरब से लेकर के, यानी बंगाल से लेकर के मद्रास प्रेसिडेंसी, इधर फिर आपने देखा था कि बॉम्बे में भी बहुत सारे जो धर्म को लेकर के सुधार आंदोलन चलाए गए थे। फिर निम्न जातीय आंदोलन, महिलाओं के उत्थान के लिए भी बहुत सारे देखे थे। इन पुनर्जागरण आंदोलन का कारण क्या था? कारण था भारत में शिक्षा का विकास और पत्रकारिता का विकास। हमने इन दोनों को एक अलग अलग चैप्टर के रूप में देखा था और उसे फिनिश किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था। हमारा जो आज का चैप्टर होगा उसी का अगला क्रम है। हमने देखा था पहले आगमन देखा, उसके भारत में आने के बाद उसका प्रसार देखा। प्रसार के क्रम में हमने देखा था कि उसकी नीतियों के कारण भारत में जो है असंतोष हुआ था। तो इसकी नीतियों के कारण भारत में 2 प्रकार की चीजें देखने को मिली थी। एक प्रकार के एक तरफ से विद्रोह देखने को मिला था, बहुत सारे विद्रोह हुए थे, और दूसरी तरफ हमने देखा था कि पुनर्जागरण जो है धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है, तो ये देखने को मिला था हमें पुनर्जागरण। हमने देखा था कि पुनर्जागरण का जो कारण था वो था शिक्षा का विकास, भारत में शिक्षा का विकास और भारत में पत्रकारिता का विकास। ठीक है, भारत में पत्रकारिता का विकास, इन्हीं दोनों चीजों की वजह से जो है भारत में पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था। और इन्हीं दोनों की वजह से जो है पत्रकारिता का विकास वगैरह हुआ था। और इन्हीं दोनों की वजह से आप भारत में देखते हैं कि बहुत सारे जो है लोगों में, चूंकि शिक्षा और पत्रकारिता के विकास होने के कारण भारतीय जो उस समय के राष्ट्रवादी नेता थे, उन लोगों में राष्ट्रीय चेतना की भावना जगी थी। उन लोगों को लगा कि मद्रास के लोग हैदराबाद रियासत के नहीं हैं, बल्कि वो हमारे ही भाई हैं और हमारे ही अपने हैं। फिर वो लोग जो है मद्रास से बंगाल आने शुरू कर दिए, और बंगाल वाले फिर बम्बई जाने लगे, बम्बई वाले लाहौर जाने लगे। इनको लगा कि पूरा भारतीय उपमहाद्वीप जो है एक है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब उन्होंने शिक्षा का अध्ययन किया, प्राचीन जो ग्रंथ थे हमारे उनको अध्ययन किया, तब उन्हें पता चला कि ये भारत में पहली बार अंग्रेजों के काल में नहीं ही हुआ है, बल्कि इससे पहले जो है कई बार भारत एकीकृत हो चुका है। आपने मुगल काल में भी देखा होगा, एकीकृत भारत था जो उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक यूनाइट था पूरा। तो इन्हीं ग्रंथों को पढ़कर इन लोगों को लगा अब जो है कि हमें भी अपने को यूनाइट करने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए, और इसके लिए यूनाइट होने की बहुत ही जरूरत थी। इसलिए उन्होंने जो है उस समय छोटे स्तर पर जो है प्रारंभिक स्तर पर राजनीतिक संगठन जो है स्थापित करना शुरू कर दिया था। हमने देखा था कि इन्हीं लोगों ने पहले पत्रकारिता का विकास किया था,
पत्र अपने विचारों को फैलाने के लिए। और इसी काल में ये लोग अब राजनीतिक रूप से भी संगठित होने लगे थे। ठीक है, तो ये जो राजनीतिक संगठन है ये इसी काल में गठन होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सबसे पहले उनका आगमन हुआ, आगमन के बाद प्रसार हुआ, प्रसार आने के क्रम में जो उसकी नीतियां थी, उस नीतियों के कारण जो है भारत में दो प्रकार के परिणाम देखने को मिले थे। इसके नेगेटिव प्रभाव के कारण जो है विद्रोह देखने को मिला था, पॉजिटिव प्रभाव के कारण जो है भारत में पुनर्जागरण देखने को मिला था। इस पुनर्जागरण का कारण जो था ये पत्रकारिता और शिक्षा का विकास है। वो और भी कारण थे, लेकिन यहाँ पर दो मेन कारण है, शिक्षा और पत्रकारिता का विकास। फिर इनके परिणाम स्वरूप देखा कि इन्हीं के कारण जो है भारत में राजनीतिक संगठनों का उदय होना भी शुरू हो जाता है। और यही हमारा जो है आज का टॉपिक है। दोस्तों हम लोग किसी चीज को लिंक करके जब तक नहीं पढ़ते हैं ना, तो वो चीजें हमें ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहती। इस प्रकार यदि आप पढ़ेंगे ना लिंक करके चीजों को, कि अंग्रेजों का आगमन हुआ तो कौन पहले आया, और आया तो फिर कहाँ कहाँ उसने अपनी बस्तियां स्थापित की थी, बस्तियां स्थापित कर लेके उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, प्रसार किया भारत में। जहां पर एक जगह पहले पैर जमा लिया, उसके बाद उसने जो है भारत के भीतर और बाहर भी, भारत के बाहर जो पड़ोसी इलाके थे, पड़ोसी देश थे, उन पर भी अपना साम्राज्य विस्तार किया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसने जो ऐसी उसकी धार्मिक नीतियां, राजनीतिक नीतियां, बहुत सारी प्रशासनिक नीतियां थी जिनकी वजह से भारत में विद्रोह हुए। तो कौन कौन से ऐसे विद्रोह हुए, वो विद्रोह कहाँ कहाँ पर हुए, उनके कौन नेता कौन कौन से थे, ठीक है, और क्या परिणाम हुए। तो पॉजिटिव प्रभाव के गणना से पुनर्जागरण हुआ। तो पुनर्जागरण क्या था, उसके नेता कौन कौन से थे, कौन कौन सा पुनर्जागरण आंदोलन चलाया गया था, स्त्रियों के लिए जो है चलाया गया था, बच्चों के लिए उद्धार के लिए चलाया गया था, महिलाओं के जो है, उसके बाद फिर आपने देखा था कि निम्न जातियों के उत्थान के लिए चलाया गया था। उसके कारण क्या थे, उसके कारण थे शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का विकास। तो शिक्षा के क्रम में कैसे शिक्षा का विकास हुआ था, अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत में शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, जो राष्ट्रीय उदय हो चुका था, राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ, या फिर इस तरह की कोई राजनीतिक संगठन, ये भी हमने अपने को पढ़ाया। फिर अंग्रेजों के काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, उसने क्या क्या कोई कमेटी या फिर कोई आयोग गठित की थी, तो ये चीज दिखाना है उनको। फिर आगे पत्रकारिता का विकास, तो पत्रकारिता में कौन कौन से ऐसे पत्रकार थे, तो हमने पूरी एक लंबी लिस्ट बता दी थी और बताया था कि इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। फिर अब इसी के परिणाम स्वरूप जो है भारत में राजनीतिक संगठन स्थापित होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको लिंक करना है, एक बार आपको रट्टा मारनी है या फिर समझना है चीज़ों को, और उसके बाद आंख बंद करके सीधे पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो है एक ही बार में आप लोग एक ही बार में रिवीजन कर सकते हैं। एक बार आंख बंद करके बैठिए घर में या लाइब्रेरी में किसी एकांत जगह पर, और पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन कर दीजिए। चीज़ों को एक दूसरे से जब तक लिंक नहीं करेंगे ना, तब तक वो चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। और ज़्यादा जब तक टिकेगी नहीं, तब तक फिर आप एग्जाम में 100% अपना दे नहीं पाएंगे। आपको लगेगा एग्जाम के भीतर, एग्जाम हॉल के भीतर, कि हमें ये प्रश्न आता है, ये प्रश्न आता है, और आप फिर उसी को गलती करके, आपको देखिए जब आप एग्जाम हॉल से आते हैं बाहर, तो आपको लगता है कि हमने सही सभी प्रश्नों के सवाल के जवाब जो है अच्छे दिए हैं, सही दिए हैं, और घर के रूम पर आने के बाद दोबारा जो है वो फिर कम होना शुरू हो जाता है, उसमें से गलतियां निकलनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि चीजें आपको याद नहीं रह पाती पूरी। आपको घटनाओं को जो है, फैक्ट को रट्टा मारते हैं, रट्टा मारने की वजह से आपको देखने, जब उसे दोबारा देखते हैं तो आपको वो चित्त परिचित तो लगता है, लेकिन वो घटनाएं आपको याद नहीं रहती, उसकी ईस्वी, उसके संस्थापक वगैरह, ये चीजें आपको याद नहीं रहती। और यही चीज जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो गलती करके आ जाते हैं, किसी दूसरे ऑप्शन को टिक लगा के आ जाते हैं, और आपको लगता है कि हमने सही इसको टिक लगाया है, सही सही मारा है, ठीक। इसका वजह क्या है, तो चीजें आपको ज्यादा दिन तक रह नहीं पा रहा। और ये ऑब्वियस भी है, याद की हुई रट्टी मारी कोई भी चीजें हैं ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती, ये साइंटिफिक भी है। इसलिए आपको एक दूसरे से लिंक करके, एक दूसरे से समझ के जो है याद करना बहुत ही जरूरी हो जाता है यहाँ पर। फिलहाल हम लोग अपने मूल विषय की ओर लौटते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक था, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, उसके उदारवादी चरण। इसमें सबसे पहले हम लोग ने राजनीतिक संगठनों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व के जो राजनीतिक संगठन हुए थे, कौन कौन से, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व के राजनीतिक संगठन। उसके बाद देखेंगे इन्हीं लोगों ने बैकग्राउंड स्थापित किया, एक पृष्ठभूमि, एक सतह तैयार किया था, एक सरफेस तैयार किया था। उसी सरफेस पर जो है 1885 में आप देखते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, ठीक है। तो इन सभी का जो पृष्ठभूमि है कांग्रेस का, इसी ने तैयार किया था। और आगे जो भी राष्ट्रीय आंदोलन होता है उसकी पृष्ठभूमि कौन तैयार करता है,
कांग्रेस तैयार करता है। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना से पहले यानी कि 1885 ईस्वी से पहले जो है कौन कौन से राजनीतिक संगठन थे जो भारत को एक जोड़ने का नेतृत्व कर रहा था, भारत को एक करने का, भारत में राष्ट्रीय जो था राष्ट्रीयता का उदय करने का जो है सपना देख रहा था। तो ये कौन कौन से राजनीतिक संगठन थे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनकी उपलब्धियां क्या रही, क्या ये लोग वैसे ही आ गए थे या कुछ कमियां रह गई थी, तो इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग कांग्रेस के मूल विषय पर लौटेंगे। कांग्रेस में देखेंगे कि सबसे पहले उनका स्थापना कैसे और किस माहौल में हुआ था, किन लोगों ने उसकी स्थापना की थी, कहां पर उनका स्थापना हुआ था। उसके बाद देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना के संबंध में इतिहासकारों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। लाला लाजपत राय ने अपना सिद्धांत दिया है, एक आरपी दत्त है इतिहासकार, उन्होंने भी अपना सिद्धांत दिया है। तो अलग अलग सिद्धांत, किसी ने सेफ्टी बॉल का सिद्धांत दिया। तो ये सिद्धांत देखेंगे कि कोई लोग कांग्रेस को स्थापना का अलग उसके लिए जो इतिहासकारों ने मत दिया है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है देखेंगे कि उसके बाद की जो प्रारंभिक उपलब्धियां हैं कांग्रेस की, उसकी उपलब्धियों को देखेंगे, क्योंकि हम 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और हम 1905 ईस्वी, इन बीच में जो है उदारवादी काल जिसे कहा जाता है। तो इस काल में कांग्रेस ने क्या उपलब्धि हासिल की थी, हम उनको देखेंगे। और उसके बाद हम लास्ट में एक आलोचनात्मक विधि से जो है इस जो है चैप्टर का अंत करेंगे। आलोचना भी देखेंगे कि आखिर ये असफल क्यों रहा, इनकी पद्धति, नीति पद्धति क्या थी जिसकी वजह से जो बाद के जो जो उग्रपंथी लोग थे, नरम जो है उग्रपंथी आंदोलनकारी जो थे, भारत के राष्ट्रवादी नेता थे, उन लोगों ने इसकी आलोचना क्यों की थी। ठीक है, तो हम इसकी कार्य पद्धतियों को भी देखेंगे। कुल मिला के हमारा जो आज का सेशन है आज इसी के इर्द गिर्द रहेगा, भारत के उदारवादी चरण को लेकर के। तो फिर है हम लोग अपने मूल विषय की ओर लौटते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो कांग्रेस के स्थापना से पूर्व यानी 1885 ईस्वी से पहले के शासनकाल के जो है हम वो देखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है आपका राष्ट्रीय इतिहास जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ से शुरू हो जाता है। कांग्रेस के गठन से पूर्व के राजनीतिक संगठन, सबसे पहला था लैंड होल्डर सोसाइटी। आपको याद होगा ये भारतीय इतिहास का पहला राजनीतिक संगठन था, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। इसकी स्थापना 1837 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई अथवा पिता थे। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में रखा गया था। इसके अन्य सदस्य जो थे राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार टैगोर, राजकमल सेन और भवानी चरण मित्र, ये सभी इसके जो है मेंबर थे। इसका संस्थापक जो है हेड जिसे या चीफ कहते हैं वो द्वारकानाथ टैगोर था, लेकिन और भी इसके मेंबर थे। राधाकांत देव को आप जानते ही हैं, ये एक कट्टरवादी हिंदू हैं, समाज के खिलाफ कट्टरवादी विचार रखते हैं। इन्होंने जो है ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के विरुद्ध इन्होंने अपने एक देव समाज की स्थापना की थी। तो एक कट्टरपंथी थे, लेकिन यहाँ पर उसने राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर इसके साथ एक हो गया था। जबकि द्वारकानाथ टैगोर एक दूसरे के अपोजिट थे पहले, द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव, क्योंकि द्वारकानाथ टैगोर जो था राजा राम मोहन राय के विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने आत्मीय सभा की और ब्रह्म समाज की भी मेंबरशिप प्राप्त की थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि दो भिन्न भिन्न विचारधारा वाले जो है यहाँ पर यूनाइट हो जाता है अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए। इसका उद्देश्य था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के भूमि धारकों का एक संघ स्थापित करना और अपने वर्गों, अपने यानी कि जमींदारों के वर्गों का हितों की रक्षा करना। ये राजनीतिक संगठन तो था, लेकिन इसका उद्देश्य भारत में राष्ट्रवादियों का जो है राष्ट्रीय एकता का प्रसार करना नहीं था, बल्कि अपने वर्गों के हितों की रक्षा करना था, जमींदारियों के हितों की रक्षा करना था। इसने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है संवैधानिक प्रदर्शन का मार्ग अपनाया था और इस तरह अपनाने वाला यह पहला संगठन था। ठीक है, और भारत का पहला राजनीतिक संगठन भी था। अगला था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये नाम याद रखिएगा। यहाँ पर इस इंडिया सोसाइटी को लेकर के बहुत सारे नाम हैं, कोई बंगाल इंडिया सोसाइटी है, कोई ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, तो कोई ब्रिटिश सोसाइटी है। इस तरह के बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होने वाला है आपको आगे, तो इसलिए आपको नाम बहुत ही छोटी छोटी नाम आप याद रखिएगा बारीकी से। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 ईस्वी में स्थापित हुई थी। जॉर्ज थॉमसन और पीरी चंद नामक व्यक्ति ने, पीरी चंद मित्रा इसका नाम था, पीरी चंद मित्र ने जो है इसकी स्थापना किया था। कलकत्ता में यह स्थापित किया था। इसका उद्देश्य था भारत के लोगों में अच्छे नागरिक गुणों को बढ़ावा देना और लोगों में जागरूकता फैलाना। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ये एक जो है राष्ट्रवादी की तरह जो है
एक संगठन था, राष्ट्रवादी संगठन था। ये तो अपने हितों की रक्षा कर रहा था, ये तो जमींदारी हितों की रक्षा कर रहा था, जमींदारों के लिए काम कर रहा था। तो ये राष्ट्रवादी संगठन कैसे होगा? ठीक है, तो ये हमने देखा लैंड हेडर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अगला जो था हमारा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, 1851 में स्थापित हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे राधा कांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर, इन दोनों ने मिलकर जो है, आप पहले भी देख चुके हैं कि इन दोनों ने मिलकर आप स्थापना किया था। आप ये फिर से यहाँ पर मिल गए हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के लिए 1851 में। राधा कांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी कलकत्ता में। इसके अन्य सदस्य थे राम गोपाल घोष, पीरी चंद्र मित्र और कृष्ण दासपाल। इन लोगों ने, इसका उद्देश्य था देश के स्थानीय प्रशासन और संसद द्वारा जो निर्धारित शासन प्रणाली में सुधार निश्चित करना। इस समय के जो प्रारंभिक राजनीतिक उद्देश्य थे, अब ये लोग हैं मुख्य रूप से राजनीतिक अपने उद्देश्यों के लिए आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक, बंगाल एसोसिएशन 1852, इसका जो संस्थापक था वो विधान चंद्र राय था। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। इसने ब्रिटिश संसद से एक भारतीय विधान परिषद बनाने की याचिका दायर की थी, जिसमें केवल जो है भारतीय इसमें शामिल हो। इसने सभी उच्च स्तरीय पदों से भारतीयों को बाहर रखने की नीति की निंदा की थी और यूरोपीय पदों पर अत्यधिक होने वाली खर्च की भी निंदा की थी। तो आप लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये लोग अपने जो है संवैधानिक मांग जो है, भारत के राष्ट्रवादी मांग जो है, इनकी ओर उत्प्रेरित हो रहे हैं। कहाँ ये पहले प्रारंभ में केवल अपने जो है जमींदारों की मांग उछाल रहा था, अब जो है धीरे धीरे ये राष्ट्रवादी मांगों को लेकर आगे की बढ़ने की कोशिश कर रहा है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870 ईस्वी, मैरी कारपेंटर और केशव चंद्र सेन के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। कलकत्ता में ही स्थापना की गई थी। प्रारंभिक लक्ष्य जो है भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। और दूसरा, उन्होंने भारतीय मुद्दों पर जो है अंग्रेजों जो है शिक्षित करने और जानकारी देने का भी प्रयास करना कि जो है भारतीय जो समस्याएं थी उस समय की, उसके बारे में अंग्रेजों को बताना, जो है अंग्रेजों को अवगत कराना कि भारत में ये समस्याएं, भूख की समस्याएं, रहन सहन की समस्याएं, यहाँ पर टैक्स ज़्यादा है। तो इस प्रकार की जो है अपने समाचार पत्र या संगठन के माध्यम से ये अंग्रेजों तक पहुंचाने का काम करते थे। ठीक, इंडियन लीग 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष द्वारा इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 ईस्वी में स्थापित हुई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। ठीक है, कलकत्ता में स्थापना हुई थी। राजनीतिक मुद्दों पर एक शक्तिशाली जनमत स्थापित करना उद्देश्य था। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना। 1886 में इस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। आपको एक प्रश्न बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिले होंगे, वो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, खासकर यूपी पीसीएस में भी जो है पूछा जा चुका है। वो ये प्रश्न है कि कांग्रेस से पहले जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले भारत की सबसे महत्वपूर्ण संस्था जो है, सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी थी? तो यही वो संस्था थी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन ही कांग्रेस की स्थापना से पहले जो है ये बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल कर चुका था, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका था। तब तक 1776 में यह स्थापित हुआ था। और आपके इस उद्देश्य और इसके जो संस्थापक सदस्य हैं इनको देखकर लग रहा होगा, इसीलिए इसका जो है दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते थे कांग्रेस के, और यही जो इसके सदस्य हैं यही बाद में कांग्रेस के सदस्य भी बनते हैं, इसलिए दोनों का विलय कर लिया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये संगठन था और इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। अगला है लंदन इंडियन सोसाइटी, 1865 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में स्थापित की गई थी। इसके जो अन्य सदस्य थे ये WC बनर्जी, वैमेश चंद्र बनर्जी, मनमोहन घोष, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी इसके अन्य सदस्य थे। इन्होंने भारतीय छात्रों द्वारा राजनीतिक शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में स्थापित की थी और इसकी स्थापना कहाँ पर की थी? लंदन में। तो लंदन में जो भारतीय छात्र थे उनको एक करने का कोशिश कर रहा था यहाँ पर। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 ईस्वी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लंदन में की गई थी। लंदन इंडियन सोसाइटी की अगले साल इसकी स्थापना की थी लंदन में ही। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे लॉर्ड लिवेडेन थे, एक ब्रिटिश थे। यह भारत के बारे में मामलों और विचार पर चर्चा करने और सरकार को जो है इस मामले में अवगत कराने, भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी एक मंच था। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी, GV जोशी और SH साठे, इन्हें इसकी स्थापना की थी पुणे में। इसके अन्य सदस्य चिपलूनकर और MG रनाडे भी जो है इनके अन्य सदस्य थे।
इन्होंने सरकार और भारतीय जनता के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। इन लोगों ने मुकदमेबाजी की जो उच्च कॉस्ट थी उसको कम करने के लिए भारतीय जो नागरिक के विवाद थे उनके लिए मध्यस्थता न्यायालय जो है न्याय सभा की स्थापना करवाई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, केती तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा स्थापित की जाती है और बॉम्बे में स्थापित की जाती है। इसकी स्थापना जो है लॉर्ड लीटन की जो थी वायसराय, इसकी प्रतिक्रियावादी नीतियों और इलवर्ट बिल विवाद जो है ये 1883 ईस्वी में इलवर्ट बिल विवाद आया था, उसके विरोध में आया था। और लॉर्ड लीटन आप देखते हैं इसके काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 ईस्वी में, इसलिए ये बहुत ही बदनाम गवर्नर जनरल हैं, कुख्यात गवर्नर जनरल हैं भारत के लॉर्ड लीटन, तो इसको याद रखिएगा। इसके समय इसने इंग्लैंड में एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल भेजा था और इस मंडल का जो है प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था बॉम्बे के एन चंदावरकर ने, मद्रास के रामास्वामी मुदालियार ने और कलकत्ता के मनमोहन घोष ने। इन तीनों ने मिलकर जो है भारत से जो है बॉम्बे से एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था इंग्लैंड में ब्रिटिश जो है सम्राट के पास। बॉम्बे के सार्वजनिक जीवन के 3 सितारे कहे जाते हैं, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और काशीनाथ तेलंग। ये एक फैक्ट था और एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है आपको डाल दिया था, तो इसे आप याद रख लीजिएगा। मद्रास नेटिव ऑर्गेनाइजेशन 1852 ईस्वी, इसके थे गजुला लक्ष्मी नारसो चेट्टी। गजुला लक्ष्मी ये एक ही नाम है, GL नरसो चेट्टी इसका जो है नाम है, साउथ नाम है, तो ये चेन्नई में इसकी स्थापना करता है। यह मद्रास प्रेसिडेंसी में गठित होने वाला पहला राजनीतिक संगठन था। इसकी स्थापना 1852 ईस्वी में होता है, तो मद्रास से स्थापित होने वाला पहला राजनीतिक संगठन था। ठीक है। मद्रास महाजन सभा 1884 ईस्वी, बी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लो, इसकी स्थापना मद्रास में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे पी रंगैया नायडू थे। इसका लक्ष्य था देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना और राष्ट्रीय मुद्दों को हल करना। तो अब लोगों ने अब तक हम लोगों ने देखा कि जितने भी राजनीतिक संगठन हुए थे कांग्रेस की स्थापना से पहले, यानी कि 1885 ईस्वी से पहले की जो स्थापना हुई थी, इसमें हमने देखा था कि बंगाल के राजनीतिक संगठन, बंगाल में कौन कौन से राजनीतिक संगठन स्थापित हुए थे। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पर बंगाल के बाद बॉम्बे में भी बहुत सारे राजनीतिक संगठन स्थापित हुए थे। उसके बाद मद्रास के राजनीतिक संगठनों को देखा। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ उस काल में ब्रिटेन में भी यानी कि विदेशों में भी स्थापित हुआ था। तो कुल मिला के जब आप इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे तो ये जो 4 आयाम है, तो आंख बंद करिएगा और याद कीजिएगा कि कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में कौन कौन से राजनीतिक संगठन स्थापित हुए थे। सबसे पहले देखिएगा कि बंगाल में कौन से राजनीतिक संगठन थे स्थापित पहले बार, मद्रास में कौन कौन से राजनीतिक संगठन स्थापित हुए थे, बॉम्बे में कौन कौन से राजनीतिक संगठन थे और विदेशों में कौन कौन से थे। इसके बाद हम लोग इस काल की जो राजनीतिक संगठन था, हम जरा उनकी उपलब्धियों या उनकी आलोचनाओं को देख लेते हैं। उसके बाद हम सीधे कांग्रेस की ओर बढ़ेंगे, कांग्रेस की स्थापना करवाएंगे। ठीक है। इस काल की जो राजनीतिक संगठन थी इसकी कमियों को देख लेते हैं। इस काल के जितने भी कांग्रेस के राजनीतिक संगठन थी ये प्रारंभिक चरण के थे, तो इसलिए इनका क्षेत्र जो है और गतिविधियां बहुत ही सीमित थी। ये बहुत ही सीमित क्षेत्र में, जो बंगाल में था वो केवल बंगाल में गतिविधियां संचालित करता था, और जो महाराष्ट्र में था वो महाराष्ट्र भर में, जो मद्रास में था ये मद्रास भर में था। तो इस तरह की इसकी कमियां थी। वो कभी भी नेशनलाइज नहीं हो पाया था, पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया था। इनका मुद्दा भी स्थानीय था, कोई जमींदारी के मुद्दे को उठाता, किसी को यदि जनता को शिक्षित करना है तो केवल बंगाल भर करेगा, अपने इलाके में करेगा। उनके सदस्य और नेता भी आसपास के प्रांतों के ही सीमित थे, कोई राष्ट्रवादी नेता नहीं थे। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद चार्लू, अन्य जैसे नेता, अच्छे नेता के बावजूद भी इसमें राष्ट्रीय एकता का अभाव था। देख सकते हैं कि चूंकि ये शुरुआती चरण था, तो जब तक घर से जागरूकता तो घर से ही पैदा होती है, जब तक कोई घर में जागरूक नहीं होगा तो फिर बाहर कैसे जाएगा। तो इन लोगों ने यहीं पर वो गलती सीखी थी, और इसी के बाद जो है उन्होंने जब कांग्रेस की स्थापना की थी तो इन चीज़ों का ध्यान रखा था कि कांग्रेस के मेंबर जो हैं पूरे देश से होनी चाहिए, और उनका जो अधिवेशन है वो देश के विभिन्न भागों में होना चाहिए। तो उसके बाद जो है कांग्रेस की स्थापना जब होती है तो आप देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के बाद जिसका अधिवेशन जिस प्रांत में होगा, जैसे कांग्रेस की पहला अधिवेशन यदि आपने देखा था कि बॉम्बे में हुआ था 1885 में, तो बॉम्बे अधिवेशन के अध्यक्ष जो होंगे वो बॉम्बे की नहीं होंगे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, वो भारत के किसी दूसरे प्रेसिडेंसी के होंगे। तो बॉम्बे पहला जो अधिवेशन हुआ था बदरुद्दीन तैयबजी उसके अध्यक्ष बने थे। तो बदरुद्दीन तैयबजी वेमेश चंद्र बनर्जी थे,
पहले उसके कांग्रेस के अध्यक्ष वेमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी। तो वेमेश चंद्र बनर्जी जो है कहाँ के थे, ये कलकत्ता के थे। अब जरा देखिए, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है कहाँ पर, पश्चिम में, बॉम्बे में, और उसके जो अध्यक्ष हैं ये कहाँ के हैं, पूर्व के, यानी कि बंगाल के। तो आगे जितने भी संगठन होंगे ये इसी तरह पर, इसी सिद्धांत पर आधारित होगा, तभी तो राष्ट्रीय एकता आएगी। तो ये गलतियां जो है ये लोगों ने यहीं से सीखी थी। अब यदि मद्रास में अधिवेशन होगा तो मद्रास अधिवेशन के जो अध्यक्ष होंगे वो मद्रास के नहीं होंगे, बल्कि किसी और प्रांत के होंगे, किसी और रियासत के जो है प्रेसिडेंसी के होंगे, बंगाल के हो सकते हैं, या फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, या फिर लाहौर से हो सकते हैं, लेकिन मद्रास के नहीं होंगे। तो ये सिद्धांत इन लोगों ने यहीं से सीखी थी, यहाँ की गलतियों को उसने सीखा था, ठीक है, तभी वो जो है इतने बड़े राष्ट्रीय संगठन स्थापित कर पाया था। इस काल में इन लोगों ने राजनीतिक जो है जनता की राजनीतिक इच्छा शक्ति और मांगों को जगाने के मामलों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये इनका पॉजिटिव इफेक्ट था। भले ही इन लोगों की अपनी सीमाएं थी, बहुत सारी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी जो है उस काल के लोगों को राजनीतिक इच्छा शक्ति जगाने में और उनकी मांगों को सरकार तक रखने में कुछ हद तक सफलता पाई थी। तो ये इनकी पॉजिटिव चीजें थी। अब हम लोग जो है कांग्रेस की स्थापना देख लेते हैं, लेकिन स्थापना से पहले देख लेते हैं कि इस काल के प्रमुख जो उदारवादी नेता थे जिन्होंने इस काल के कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, नेतृत्व किया था, उसका हम जरा एक नज़र में नाम देख लेते हैं कौन कौन से थे। पहला जो था वेमेश चंद्र बनर्जी था, वो कांग्रेस के सह संस्थापकों में से एक थे। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब ये भी थे उस समय, और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी बने थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाला ये पहला, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला पहला भारतीय था। लेकिन इस चुनाव में जीता कौन था पहली बार? चुनाव पहली बार लड़ा था WC बनर्जी, लेकिन चुनाव पहली बार जीता कौन था? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी था, लेकिन चुनाव लड़ने वाला पहला भारतीय कौन था? वेमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, यानी भारतीय राजनीति का या भारत का पितामह कहा जाता है इनको। इन्हें एक अनफॉर्मल, अनौपचारिक राजदूत भी कहा जाता है भारत का। इन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का जो मेंबर बनने वाला पहला भारतीय था। यहाँ पर आप देखते हैं कि पहली बार चुनाव लड़ने की किसी ने कोशिश की थी, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन यानी ब्रिटेन की जो लोकसभा है उसका चुनाव लड़ा था इन्होंने, वेमेश चंद्र बनर्जी ने पहली बार, लेकिन वो जीत नहीं पाया था। लेकिन पहली बार जो सफल हुआ था, विजय हुआ था, जीत हुआ था, ये दादा भाई नौरोजी की हुई थी। नौरोजी भी कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। इन्होंने 3 बार जो है कांग्रेस की अध्यक्षता हासिल की थी। इनका सिद्धांत तो सबसे आपको प्रसिद्ध होगा। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है इसका सिद्धांत दिया था, धन के निकासी का सिद्धांत दिया था, और इसने अपने इस सिद्धांत को है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में लिखी थी, ठीक है। तो ये किताब इसने इन्हीं लिखी थी, और इसी किताब में इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। फिरोज शाह मेहता, इसे बॉम्बे के शेर अथवा लायन ऑफ द बॉम्बे कहा जाता है। इन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल नामक पत्राचार समाचार जो है अंग्रेजी पत्र उसका प्रकाशन किया था, जिसे उन्होंने 1910 में शुरू किया था। कानून में उनकी सेवा के लिए अंग्रेजों ने उन्हें नाइट की उपाधि दी थी, फिरोज शाह मेहता को। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसे राष्ट्रगुरु के नाम से भी कहा जाता है। तो ये सब आप में, ये किसी को उपाधि दी गई है तो ये सब आप नाम याद रखिएगा राष्ट्रगुरु की। उन्होंने 1876 में भारत में राजनीतिक सुधार लाने के लिए इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। उन्होंने द बंगाली नामक एक समाचार पत्र भी शुरू किया था। उन्होंने 1869 और 1871 में 2 बार भारत की जो ICS परीक्षा है ये पास की थी। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि भारत में ICS परीक्षा पास करने वाले जो हैं ये पहले व्यक्ति थे, ठीक है। सॉरी, इससे पहले जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है वो प्राप्त कर चुके थे, ठीक है। ये पहले व्यक्ति नहीं थे, इससे पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई, ये पहले व्यक्ति थे जो ICS की परीक्षा पास की थी। इन्होंने 2 बार परीक्षा पास की थी, लेकिन 1869 में आयु विवाद के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था, और 1871 में जो है जब दोबारा पास किया था उसने, तो नस्लीय भेदभाव के कारण उसे बर्खास्त कर दिया गया था। तो ये आपके UP PCS का प्रश्न है कि भारत के वे कौन से राष्ट्रवादी नेता हैं जिन्हें ICS की परीक्षा से बर्खास्त कर दिया गया था नस्लीय भेदभाव के कारण। एक बार जब 1869 में उसने पास किया था तो आयु विवाद के कारण उसे प्रतिबंध कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था सेवा से। लेकिन दूसरी बार जब 1871 में दोबारा पास कर लिया तो एक इतिहास बन गया था। लेकिन इस बार उन्होंने, अंग्रेजों का ईगो हर्ट हो गया, तो फिर उन्होंने क्या किया, नस्लीय भेदभाव का आरोप लगाकर उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया था।
ठीक है। और इसी से प्रेरित होकर बाद में देखते हैं कि आप जो है सुभाष चंद्र बोस भी आईसीएस की परीक्षा पास तो करता है, लेकिन उसे अपनाता नहीं है, बल्कि वो इस्तीफा दे देता है वो, ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि यदि हम आगे जाएंगे तो फिर ये भी हमें जो है ऐसे ही सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। अगला था जी सुब्रमण्यम अय्यर। इन्होंने मद्रास महाजन सभा की स्थापना में भूमिका निभाई थी। उन्होंने दो अखबार, द हिंदू और स्वदेश मित्रन नामक जो तमिल पत्र थे, इसका प्रकाशन किया था। जस्टिस एम जी रनाडे, ये राव बहादुर की उपाधि इसे दिया गया था। ये भी कांग्रेस के संस्थापक में से एक थे। इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा, प्रार्थना सभा और अहमदनगर एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करवाई थी। इन्होंने विधवा विवाह संघ की स्थापना भी करवाई थी और उनके सदस्यों में से एक थे, ठीक है। अगला अंतिम जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले। उनके समाज सेवकों में से जो थे भारतीय समाज सेवक, जिसे हम सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहा जाता है, तो इसके संस्थापक थे। इन्होंने भारतीयों द्वारा स्वशासन के लिए जो है अभियान चलाया था। अब देखते हैं कि 1905 के बाद ये एक्टिव हो जाते हैं, जब भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है, तो उस समय, ठीक है। तो ये इनके इस काल के जो उदारवादी नेता थे, आपसे पूछ लिया जाता है उदारवादियों नेता की उपलब्धियां पूछ लिया जाता है, या फिर मेल मिलाप के लिए 3-4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन उदारवादियों को दे देंगे और बता देगा कि इनमें से कौन से उदारवादी नेता नहीं है, इसलिए मैंने सबसे पहले इन्हीं को करवा दिया। अब हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बॉम्बे में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता जो है बर्मिस्टर बनर्जी ने की थी। इसी अधिवेशन में इसका पहला अधिवेशन भी जो है यही इसी दिन हुआ था, ठीक है। इसके जो अन्य सहयोगी थे, जो इनके वास्तुकार कहलाते हैं, ए ओ ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जो थे, इस काल उपस्थित थे इसके संघ स्थापना के दिन। इसमें पहले दिन जो है 78 प्रतिनिधि इस समय उपस्थित थे। तो ये भी छोटी छोटी बातें आप याद रखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना के समय 78 लोग जो है प्रतिनिधि इस समय उपस्थित थे, ठीक है। इनमें से ये सब प्रमुख थे जिन्होंने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में और इसकी स्थापना में सहयोग दिया था। अब जब कांग्रेस की स्थापना हो जाती है तो उसकी स्थापना के संबंध में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं कि उसकी स्थापना कैसे हुई थी। एक इतिहासकार बताते हैं, ये कहते हैं कि सुरक्षा बल का सिद्धांत कांग्रेस की स्थापना के, कांग्रेस के गठन से संबंधित है। तो ये सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। लाला लाजपत राय मानते हैं कि एओ ह्यूम जो था, इन्होंने भारतीयों के जो बढ़ते हुए असंतोष थे, इनको दूर करने के लिए कांग्रेस का उपयोग एक सुरक्षा बल्ब के भांति किया था, ठीक है। इसके लिए उन्होंने डफरीन को कांग्रेस के गठन में बाधा न डालने के लिए राजी भी किया था। लाला लाजपत राय मानते हैं कि भारत में उस समय बहुत सारे विद्रोह होने लगे थे, बहुत सारी राजनीतिक संगठन अब समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार के खिलाफ आग उगली जा रही थी। इसलिए उस समय की जो अंग्रेज के जो वाइसराय थे लॉर्ड डफरीन, उसने एक एजेंट भेजा था एओ ह्यूम को और कहा था कि भाई तुम लोग जो इनके असंतोष हैं, इनके असंतोष को व्यक्त करने का एक तरीका ढूंढो, ताकि ये लोग समाज में उपद्रव न बचाए, किसी प्रकार के विद्रोह न करे, बल्कि अपना एक जो है संवैधानिक तरीके से जो है अपनी मांगों को रखे और अपनी असंतोष को व्यक्त करें। तो लाला लाजपत राय का यही मानना है कि ये जो एओ ह्यूम था, ये हमारे तरफ से नहीं गया था, ये अंग्रेज था और उसे जो है अंग्रेजों का एजेंट बन के, अंग्रेजों का जो वाइसराय था उस समय लॉर्ड डफरीन, इसने एक एजेंट के रूप में जो है इसको भेजा था, इसलिए इसकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये इसे ही सुरक्षा बल का सिद्धांत कहा जाता है। कांग्रेस की स्थापना के समय ये वाइसराय जो थे लॉर्ड डफरीन थे, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो था लाइटिंग कंडक्टर का सिद्धांत, इसे गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। इन्होंने सुरक्षा बल के सिद्धांत को नकार दिया और यह सिद्धांत दावा करता है कि कांग्रेस के गठन में भारतीयों ने अपने हितों के लिए एओ ह्यूम का उपयोग किया था। यह तर्क देता है कि कांग्रेस के गठन में एक अंग्रेज अधिकारी और एक प्रभावशाली सिविल सेवक ह्यूम की उपस्थिति से कांग्रेस को सरकार के संदेह या क्रोध का प्रतिरक्षा का प्रदान सेवा की। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, ये लाला लाजपत राय के विचारों को उलट देते हैं। लाला लाजपत राय मानते हैं कि भाई देखो, तुम जो कह रहे हो एओ ह्यूम ने भारतीयों का उपयोग किया या डफरीन ने भारतीयों का उपयोग किया, ऐसी बात नहीं है, जबकि भारतीयों ने जो है एओ ह्यूम का यूज किया। ऐसा इसलिए कि कांग्रेस यदि उस समय स्थापना, उससे कांग्रेस से पहले भी बहुत सारे राजनीतिक संगठन थे, अब मिला के जो है एक नेशनल लेवल का स्थापित होने जा रहा था। तो कहीं ना कहीं भारतवासियों को लगा, उस समय जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद बोस वगैरह जो थे राष्ट्रवादी उदारवादी नेता थे, उनको लगा कि यदि हम नेशनल लेवल पर यदि हम किसी राजनीतिक संगठन की स्थापना करेंगे तो हो सकता है अंग्रेज हमारा विरोध करे, लेकिन उसमें यदि एक अंग्रेज प्रतिनिधि को मिला लिया जाए तो अंग्रेजों का रोष जो है, अंग्रेजों का हमारे राजनीतिक संगठन के प्रति जो शक है, वो थोड़ा कम हो सकता है।
इसलिए उन्होंने, भारतीयों ने, जो उस समय के जो उदारवादी नेता थे, इन लोगों ने क्या किया, एक अंग्रेज अधिकारी जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, उस समय के रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, उनको अपने संगठन में मिला लिया। ठीक है, तो ये मानने वाले गोपाल कृष्ण गोखले हैं, और ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट सिद्धांत देते हैं। ठीक है, तीसरा था षड्यंत्र का सिद्धांत। इन्होंने आरपी दत्त ने दिया था, एक मार्क्सवादी इतिहासकार है। ये मानता है कि बुजुर्गवादी नेता ने भारतीय लोगों के विद्रोह को दबाने के लिए साजिश रची थी, और इस तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ था। ये लोग भी इससे मिलते जुलते हैं। देखिए, पहला जो सुरक्षा बल का सिद्धांत था, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि भारत में जो विद्रोह हो रहा था, वो जो असंतोष था, उसको असंतोष को एक मोड़ देने के लिए, एक नरम मोड़ देने के लिए कांग्रेस का उदय करवाया गया था जानबूझ के। ठीक, लेकिन वो अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आरपी दत्त है, ये सिद्धांत देते हैं कि कांग्रेस का स्थापना अंग्रेजों ने नहीं करवाया था, बल्कि भारत के जो उस समय के जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो जमींदार वर्ग के लोग थे, इन लोगों ने किया था। और किया क्यों था कि 1857 ईस्वी में आपने देखा था कि जितने सारे जमींदारों के खिलाफ जितने सारे विद्रोह हुए थे, वो सारे विद्रोह जमींदारों के खिलाफ हुए थे। जमींदारों के जैसे ही विद्रोह में मौका मिलता, तो ये सब जमींदारों के घर जाते और उसके जो अपने अपने सभी जो जमीन के कागजात थे, वो उसे छीन लेता था। उसके जो बहुत सारी जो डायरियां होती थी, उसको जला देता था, जिसमें लेख लिखे होते थे पुराने पुराने हिसाबों के, उसको जला देता था। उसके घरों से संपत्ति लूट ली जाती थी। तो ये जो मार्क्सवादी इतिहासकार है, ये मानते हैं कि देखो, अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना नहीं किया, बल्कि कांग्रेस की स्थापना भारत के जमींदार लोगों ने किया। और भारत के जो विद्रोह हो रहे थे उस समय, असंतोष वाले जो विद्रोह हो रहे थे, इसको दबाने के लिए या फिर उन विद्रोह के जो है एक नरम मोड़ देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। एक षड्यंत्र था इन लोगों का। तो ये मार्क्सवादी इतिहासकार मानते हैं कि ये एक षड्यंत्र है। भारत का उच्च वर्गों ने अपने निम्न वर्गों के जो थे, समाज के जो गरीब और किसान वर्ग थे, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा और उनके असंतोष को दबाने के लिए जो है एक राजनीतिक संगठन के रूप में कांग्रेस का निर्माण किया। ये मार्क्सवादी इतिहासकारों का कहना है। ठीक है, तो अपने कांग्रेस की स्थापना से संबंधित वर्तमान में यही 3 सिद्धांत प्रचलित है। हमने देखा कि वो सिद्धांत कौन कौन से हैं, उसे किसने दिया था और उस सिद्धांत में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के समय उसके उद्देश्य और लक्ष्य क्या थे। मैं स्थापना के समय ऐसा इसलिए लिखा हूं कि कांग्रेस की जो उद्देश्य है, ये समय पर बदलता रहा है। स्थापना के समय उनका उद्देश्य कुछ और था। 1905 ईस्वी में उनका उद्देश्य बदल गया। 1920 का जो था असहयोग आंदोलन, उस समय उसका लक्ष्य कुछ और हो गया। फिर आप देखते हैं सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1930 में, उस समय कुछ लक्ष्य और होता है। और जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन होता है, तो कांग्रेस अब हिंसक होने पर उतारू हो जाते हैं। अब जो अहिंसा की नीति अपना रही थी, अब वो कहते हैं कि करो और मरो, या तो हम अपनी आज़ादी के लिए अपनी आज़ादी करा लेंगे देश को, या फिर उसके लिए मर जाएंगे। तो इस प्रकार की नीति तक आप देख रहे हो कि धीरे धीरे जो है एक अप लेवल तक बढ़ता जा रहा है। मतलब नरमपंथी से लेकर के हिंसावादी तक बढ़ते जा रहा है। और 1942 ईस्वी में आप इसकी जो है कितनी जो है आप देखते हैं कितनी एक्सट्रीम पर पहुंच गया था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कांग्रेस की स्थापना के समय इनके उद्देश्य। तो इनकी प्रारंभ में इनके उद्देश्य क्या थे, बाद में तो बदलता ही रहा है। शुरुआत में इसका उद्देश्य था एक लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी आंदोलन की स्थापना करना, लोगों का राजनीतिकीकरण करना और राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, देश के विभिन्न हिस्सों के जो राष्ट्रवादी थे, उनके जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाना, एक मिलने के लिए एक मीटिंग वाली जगह बनाना ताकि एक दूसरे से मिलजुल सके। उपनिवेशवाद विरोधी यानी ब्रिटिश विरोधी भावना का प्रचार करना, लोगों को एक समान आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम पर एकजुट करने के लिए सरकार के समक्ष जो है मांगे तैयार करना और उसे प्रस्तुत करना, जाति धर्म और प्रांतों से परे जो है लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाना, भारतीय राष्ट्रवादी को जो है सावधानी पूर्वक बढ़ावा देना और उसका पोषण करना। ठीक, ये इनके उस समय के उसके उद्देश्य थे, उनके लक्ष्य थे। अब देखिए कि उन अपने उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए, उन लक्ष्यों को पाने के लिए इन लोगों ने तरीका क्या अपनाया था, कैसे ये लोग चाहते थे कि हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाएंगे और उसे हम पालेंगे। इन लोगों ने सबसे पहले तो देखिए कि उदारी समझते क्या थे अंग्रेजों को। उदारवादी आश्वस्त इस बात पर थे, उन्हें लगता था कि अंग्रेजों का शासन
भारत के हित में है, अंग्रेज जब तक रहेंगे तब तक भारतीयों के हित में है। ये दो प्रकार से उसने सोचा था। क्योंकि शुरुआत में कांग्रेस के जितने भी संस्थापक सदस्य थे, आपने अब ऊपर में लिस्ट देखी थी, इसलिए मैंने आपको पहले ही करा दिया था ये लिस्ट। जितने सारे नेता थे शुरुआत उदारवादी चरण के, वो सारे जो हैं उच्च वर्ग के थे, जमींदार थे। ठीक, आपने देखा था कांग्रेस की स्थापना से पहले ये लोग ब्रिटेन में जाके चुनाव लड़ लेता है और वहां का एमएलए बन जाता है। तो ये आम लोग तो नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में लोग जो आम जनता होते हैं, ये वार्ड मेंबर का भी चुनाव यदि जीत जाए तो कहे कि बड़ा आदमी हो गया। अब ये कांग्रेस की स्थापना से पहले 1857 के आसपास जो है, ओ सॉरी 1885 के आसपास ये ब्रिटेन का एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है। तो आप सोचिए कि ये लोग कितने बड़े आदमी थे उस समय। तो इन लोगों ने यदि भारत में ये इसलिए अस्वस्थ थे कि अंग्रेज जब तक रहेंगे तब तक उनके हितों का रक्षा होगा। ये उन लोगों ने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उन लोगों ने देख लिया था, क्योंकि जितने सारे विद्रोह हुए थे जमींदारों के घरों को लूटने के लिए, सबसे पहला शिकार उसका जमींदार भी हुआ था। ठीक है, तो अब इन लोगों को लगा कि यदि अंग्रेज नहीं रहेंगे तो फिर हमें लूट लिया जाएगा, तो अंग्रेज का होना बहुत ही अनिवार्य है। दूसरा, इन लोगों ने देखा कि अंग्रेज अपने शासनकाल में बहुत सारे उसने स्त्रियों की दशा में सुधार, शिक्षा के प्रसार किया है, बहुत सारे समाज सुधार, धर्म सुधार के लिए भी प्रेरणा किया है, आधुनिकीकरण भी कर रहा था उस समय। 1885 के आते आते भारत में बहुत सारी रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी थी, टेलीफोन लाया जा चुका था। तो इन लोगों को लगने लगा था अब तक कि भारत में अंग्रेजों का रहना बहुत ही जरूरी है, इनके रहने से भारत में भलाई हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इन लोगों ने शुरुआत में जो भी इसके काम थे, जो भी इनके तरीके थे, वो काफी नरम थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि हम अपने सरकार के खिलाफ अर्जी दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने प्रार्थना मांगी उनसे कि सर हमें ये दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए। उन्होंने क्रांतिकारियों की तरह भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त की तरह सीधे केंद्रीय विधानसभा में जाके बम फोड़ने की न तो हिम्मत की थी और न ही कभी उस तरह की सोचा था। ठीक है, उन्हें लग रहा था कि इन्हें रहने दो, ये हमारे लिए अच्छा है। तो इसी तरह उन्होंने भिखमंगी नीति अपनाई थी। संवैधानिक आंदोलन देखिए, अब इसके तरीके क्या क्या थे। इसने संवैधानिक आंदोलन, इसने उदारवादी संवैधानिक साधनों के माध्यम से समझौता करने की नीति अपनाई, इसी में विश्वास करता था, न कि टकराव के माध्यम से आंदोलन करने में। तो ये आंदोलन में विश्वास नहीं करते थे। उनको लगता था कि सरकार को हम रुष्ट करेंगे तो उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि समझौता करने में सरकार के खिलाफ अपनी अर्जी देकर के हम चीजों को मनवा सकते हैं। लोगों को शिक्षित करने में, राजनीतिक रूप से जागरूक करने में जो है उन्हें विश्वास करता था। अपने मांगों की प्रस्तुति के लिए वो प्रस्ताव बनाता था, बैठक करता था, याचिकाएं करता था और इसके माध्यम से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता था। प्रार्थना और याचिकाओं के माध्यम से जो है इन्होंने प्रार्थना और याचिकाओं विधि का सहारा लिया था। उसकी इस विधि को लाला लाजपत राय ने जो है, लाला लाजपत राय, इन्होंने जो है इसे भिखमंगी नीति कहा था, भिखमंगी नीति कहा था। तो ये आप इसे याद रखिएगा। कांग्रेस की जो अनुनय विनय की नीति जो थी, प्रार्थना और याचिका की नीति थी, इसको आलोचनावश इन्होंने भिखमंगी नीति कहा था कि ब्रिटिश सरकार से भीख मांगने से थोड़ी ना उसे दे देगा, वो तो शोषणकारी समाज है, शोषणकारी शासक है, वो भीख मांगने से थोड़ी ना तुम्हें अपना अधिकार देगा, इसके लिए तो तुम्हें छीनना पड़ेगा उससे, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रेस और प्रकाशन, इन्होंने अपने मांगों को मंगाने के लिए बहुत सारे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पर्चे भी प्रकाशित किया था। उसमें सरकार की आलोचना, नीतियों की आलोचना भी करता था और जनता को जागरूक भी करता था। अंतर्राष्ट्रीय मंच, इसके लिए उन्होंने जो है भारत में तो जो किया वो तो किया ही, लेकिन विदेशों से भी देखते हैं कि आप बहुत सारे राजनीतिक संगठनों की स्थापना करता है। उस समय देश के विभिन्न अलग अलग हिस्सों में जाके राजनीतिक संगठनों की स्थापना करता है और खुद जो है लंदन में भी जाके राजनीतिक संगठन की स्थापना करता है। उनको लग रहा था कि यदि भारत से जो भी पेपर है, न्यूज पेपर, इनकी समाचार यदि अंग्रेजों तक नहीं पहुंच रही है तो क्यों ना हम सीधे ब्रिटेन जाके वहाँ के महारानी को या वहाँ के प्रधानमंत्री को हम अपनी समस्याओं से अवगत कराएं। तो इसलिए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर के जो है वहाँ पर अपनी समस्याओं को रखा था। इसकी जो है हम मांगों को देख लेते हैं कि ये मांगे क्या थी। हमने पहले उद्देश्य देखा कि उद्देश्य क्या थी, हमने उसके मांगने के तरीके देखे। अब जरा उनकी मांगों को देख लेते हैं कि उन्होंने 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक जो उदारवादी काल था कांग्रेस का, इस काल में उन्होंने सरकार से मांगे क्या थी, मांग क्या थी उनकी। ठीक है, हम इनकी मांगों को कैटेगराइज कर लेते हैं तो आसानी होगी याद रखने में। 3-4 भागों में बांट लेते हैं। पहला हम देखते हैं कि ये संवैधानिक मांग है, दूसरा इनकी आर्थिक मांग है, आगे और भी है। तो सबसे पहले हम संवैधानिक मांगों को देखते हैं
केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद और विधानसभा का विस्तार किया जाए, ये इनकी संवैधानिक मांगी थी। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी, कार्यकारी परिषद, इसमें भारतीयों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला दिया जाए। नरमपंथियों ने भी ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक स्वराज की मांग की थी। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक स्वराज की मांग की थी। बाद में स्वराज को हम डिफाइन करेंगे कि स्वराज का मतलब क्या होता था। उच्च पदों पर अधिकांश निर्वाचित भारतीय सदस्य हो और बजट पर जो है भारतीय सदस्यों का नियंत्रण हो, ये इनकी संवैधानिक मांगे थी। आर्थिक मांगे क्या थी? इन्होंने नमक कर और चीनी शुल्क को समाप्त करने की सिफारिश की थी, मांग की थी। सेना में जो खर्च की जा रही थी उस समय, उसमें कमी करने की मांग की थी। भू राजस्व में कमी करने की मांग की थी ताकि किसानों का जो है बोझ कम हो सके। सरकारी सहायता और टैरिफ संरक्षण के माध्यम से भारत में जो आधुनिक उद्योग हैं उसको प्रोत्साहित किया जाए। तो इस तरह की हमने देखा कि इनकी संवैधानिक और आर्थिक मांगे थी। अब इनकी प्रशासनिक और नागरिक मांगों को देखिए कि इनकी प्रशासनिक मांगे क्या थी और नागरिक मांगे क्या थी। इनकी प्रशासनिक मांगे थी कि भारत में उस समय जो सिविल सेवा आयोजित की जा रही थी, तब तक केवल इंग्लैंड में ही आयोजित की जा रही थी, तो भारत में भी आयोजित किया जाए, इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी आयोजित की जाए। स्थानीय निकायों को और अधिक शक्ति दी जाए। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथकीकरण किया जाए। प्राथमिक शिक्षा का प्रसार किया जाए। 1878 ईस्वी की जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको समाप्त किया जाए। बागान श्रमिकों के काम करने की स्थिति में सुधार हो। विदेशों में जो भारतीय मजदूर वर्ग था उसका बेहतर इलाज किया जाए। कल्याण पर जो व्यय है, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, इस पर ज्यादा व्यय किया जाए। तो इस प्रकार की इनकी प्रशासनिक मांगे थी। नागरिक अधिकारों की मांग, इन्हें संघ बनाने की अधिकार, मतलब एकता या संगठन होने की, जैसे कि राजनीतिक संगठन स्थापना बनाने की मांग जो है, संघ बनाने का अधिकार दिया जाए। भाषण करने की स्वतंत्रता हो और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाए। स्वतंत्र प्रेस का अधिकार जो है इसे दिया जाए। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि ये इस समय मूल अधिकारों की जो है, कुल मिला के ये सभी मूल अधिकार हैं। तो मूल अधिकारों की मांग की जा रही थी इस समय, ठीक है। इस समय अब हमने देखा कि इनके लक्ष्य क्या थे, फिर लक्ष्य को उपलब्धि करने के तरीके क्या क्या थे वो भी हमने देखा। उसने मांगे क्या थी, उनकी मांगों को देखा। अब हम लोग देखते हैं कि उन मांगों में से कौन कौन सी मांगे इनकी फुलफिल हुई थी, उनकी मांगों को पूरा किया गया था, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने एक व्यापक लेवल पर राष्ट्रीय जागृति तैयार की थी और सबको, जनता को बताया कि हम सभी लोग एक हैं। पूरे देश की जनता को बताया कि हम सभी अलग अलग नहीं है, मद्रास वाले मद्रासी नहीं है, पंजाब वाले पंजाबी नहीं है, बल्कि वो एक हैं और एक देश के हैं, इसलिए वो एक राष्ट्र के हैं। तो ये चीज होने का एहसास इन्होंने ही कराया था। 1892 के जो भारत परिषद अधिनियम है, इसके जरिए भारत में एक छोटी सी विधायिका की स्थापना की गई थी। तो इन्हीं लोगों के मांगों की वजह से पारित हुआ था। उन्होंने जनता के समक्ष जो है अंग्रेजों के शोषणकारी स्वभाव को उजागर किया था। सबसे पहले शुरुआत में तो जब वो लोग खुद राजनीतिक संगठन की स्थापना कर रहे थे, तब तक उन्हें खुद अंग्रेजों के वास्तविक चरित्र का एहसास नहीं था। वो खुद अंग्रेजों को भारत के हितैषी मान रहे थे। लेकिन जैसे जैसे उनका दिन बीता, थोड़ा अनुभव हुआ, तो अब उन लोगों की जो शोषणकारी प्रवृत्ति थी उजागर हुई। इसीलिए ड्रेन ऑफ वेल्थ और बहुत सारे जो हैं धन की निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया जाने लगा था। अब उनकी जो वास्तविक चरित्र है इन राष्ट्रवादियों उदारवादियों के सामने आने लगी थी, ठीक है। तो अब जो है अंग्रेजों के जो शोषणकारी स्वभाव था, इनको जनता के समक्ष किसने लाया था? तो इन्हीं उदारवादियों ने लाया था। 1886 ईस्वी में जो लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी वो इन्हीं की मांगों की वजह से हुई थी। इन्होंने जनता को उदारवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, ये सभी जो विचार हैं, ये सभी जो मूल्य हैं, इन चीज़ों को अवगत कराया भारत से। नहीं तो उससे पहले मूल अधिकार जैसी चीज़ों को कौन जानता। इन्हीं लोगों ने भारत की जनता को मूल अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र क्या होती है, इन चीज़ों को सिखाया था। राष्ट्रवाद क्या होती है, इन चीज़ का विचार जो है भारत के लोगों में बिठाया था। भारतीय व्यय पर समीक्षा के लिए वेलवी आयोग का गठन किया गया था 1895 ईस्वी में। वो इन्हीं की मांगों पर किया गया था। इन लोगों ने भारत सरकार से मांगी थी, ब्रिटिश सरकार से, कि भाई तुम जो भारत में खर्च कर रहे हो बिना मतलब के सेना पर खर्च, उसके व्यय की समीक्षा की जाए। हम सभी जनता को बताओ समाचार पत्रों के माध्यम से कि तुम अपने जो हमारी जो राजस्व होती है, इनकम, वो कहाँ कहाँ पर खर्च करते हो। जनता को जानने का अधिकार है, हमारा राजस्व है, तुम लोग बताओ कि उसे कहाँ कहाँ खर्च करते हो। इसी के ये खर्च के व्यय की समीक्षा के लिए जो है बेलवी आयोग का गठन किया गया था।
इन्होंने ब्रिटिश जो हाउस ऑफ कॉमन था, ब्रिटेन का जो लोकसभा था, इसमें जो है भारत के साथ साथ इंग्लैंड में भी आईसीएस की परीक्षा जो है आयोजित करने के लिए एक मांग की थी। अभी वर्तमान में जो आईएएस की परीक्षा कहते हैं या यूपीएससी, इसी को पहले आईसीएस परीक्षा कहा जाता था। ठीक है, इनकी आलोचनाओं को देख लेते हैं। आलोचना मतलब कि उदारवादी जो है, बाद के जो उग्रवादी हैं, इन लोगों ने इसकी आलोचना इस आधार पर की थी कि इनको आर्थिक नीतियां जो भी मांगे रखी थी वो पूरी नहीं हो पाई थी, इनकी नीति भिखमंगी थी। तो हम उन चीज़ों को देख लेते हैं। और ये चीज़ आपको प्रीलिम्स के जो है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और इसमें से एक पूछा जाएगा, कहेगा कि इनमें से कौन सी उपलब्धियों की विशेषता नहीं है, उदारवादियों की विशेषता नहीं है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है। वे अपनी मांगों का दायरा बढ़ाने में विफल रहे। अब देख सकते हैं कि उनके 3-4 प्रकार की मांगे थे और 1885 से लेकर के 1900 जो 5 का ईस्वी है, अगले 20 सालों तक उन्हीं मांगों को बार बार हर मीटिंग में, हर संगठन में, हर साल उन्हीं मांगों को बार बार दोहराते रहते हैं। 3 ही 4 प्रकार के मांग थे और कांग्रेस का जो 20 सालों तक जितने भी अधिवेशन हुआ था, उन सभी अधिवेशन में उन्हीं मांगों को बार बार दोहराता रहा था। ठीक है, आंदोलन के उदारवादी चरण में जन भागीदारी का अभाव था। आप लोग देख सकते हैं कि केवल 78 लोगों ने मिलकर जो है कांग्रेस की स्थापना की थी और कुल मिला के बार बार धीरे धीरे ये घटते बढ़ते रहता है, कुल मिला के वही सब सीमित रहता है। वो भी जो है, इनका सामाजिक आधार भी केवल संकीर्ण था। ये लोग जनशक्ति की जो है, जन संघर्ष की शक्ति को कम आंकते थे, उन्हें जनता की शक्तियों पर भरोसा नहीं था। इन लोगों को लगता था कि जन उसमें कांग्रेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करने पर कुछ भी नहीं मिलेगा। इनकी गलतियों से गांधी जी ने सीखा। और आप देखते हो कि कांग्रेस का 1915 में जब पुनर्गठन होता है तो उनकी सदस्यता शुल्क जो है, सदस्यता शुल्क वो 25 पैसे रख दी जाती है और कांग्रेस को गांव गांव तक पहुंचा दिया जाता है। गांव के ग्रामीण लोगों तक जो है जिला लेवल पर समिति बनाई जाती है, प्रांत लेवल पर कमेटी लेवल जो है वहां तक कमेटी बनाई जाती है और सदर लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें मेंबरशिप के लिए भर्ती किया जाता है। तो ये लोग वहां पर जन संघर्ष देखते हैं, लेकिन ये लोग उसको वैल्यू ही नहीं देते थे। इनकी पद्धति तो आप देख ही चुके हैं, प्रार्थना और याचिका पद्धति थी, इसके लिए भी इसकी आलोचना की गई थी। इस समय में शिक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व था और ये लोग सभी जमींदार वर्ग के थे, बहुत ऊंचे वर्गों के थे, तो इन लोगों के लिए था। ठीक है, अब ये तो इनकी आलोचना कर दिए, अब थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए इसके पॉजिटिव चीज़ों को लिख दीजिए। हम मानते हैं कि ये लोग असफल रहे, लेकिन यह भी सत्य है कि आंदोलन भले ही उदारवादी जो है तत्काल लाभ लेने में विफल रहा, लेकिन उन्होंने जनता के बीच राष्ट्रवाद की भावना पैदा की थी और राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ने के लिए एक आधार तैयार किया था इन लोगों ने। ठीक है, इसकी जो है उपलब्धियों के बारे में जो एम एन राय ने कहा है, इस काल को भारतीय आधुनिक इतिहास का सुनहरे दौर कहा जाता है, गोल्डन इरा ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। इनकी तारीफ में, उदारवादियों के तारीफ में एम एन राय ने ये उक्ति लिखी है। तो जब भी आप मेंस का एग्जाम लिखें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि केवल आलोचना नहीं करनी है बल्कि उनकी उपलब्धियों को भी दर्शाना है। ठीक है, तो कुल मिला के जो है हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस की स्थापना से पहले के राजनीतिक संगठन, उसके बाद हमने कांग्रेस की स्थापना देखी थी, कांग्रेस की स्थापना किस पृष्ठभूमि में हुई थी, उनके नेता कौन कौन से थे। उसके बाद हमने देखा था कि उनके लक्ष्य और उद्देश्य क्या थे प्रारंभ में जब उनकी स्थापना हुई थी। उसके बाद उनकी उपलब्धियों, उसकी जो है मांगों के तरीके क्या थे। फिर हमने देखा कि उनके मांग क्या थे। फिर हमने देखा कि उनकी उपलब्धियां क्या थी, मतलब उनकी जो मांग थी उनमें से कौन कौन सी उपलब्धि जो है उनके पूरे कर दिए गए। फिर हमने उनकी आलोचना की थी कि उनकी जो मांगे थी कौन कौन से पूरी नहीं हुई थी, वो असफल कहाँ हो गए थे और कैसे हो गए थे। इन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने आज का जो सेशन है यहाँ पर फिनिश कर लिया है। हम अगले सेशन में इसका जो अगला चरण है, हम अभी उदारवादी चरण को देख रहे थे कांग्रेस का, अगला सेशन में हम लोग देखेंगे कांग्रेस का जो दूसरा चरण होगा, उग्रवादी चरण, वो हम लोग देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं कि इस सेशन से रिलेटेड यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे जो टेस्ट साथी की मोबाइल ऐप है आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करके और भी चीज़ें, वहाँ की जो बेनिफिट्स हैं वो भी चीज़ें आपको वहाँ से मिल सकती है। हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो भी आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। कुछ निःशुल्क भी रखे गए हैं तो आप वहाँ से वो भी उसे देख सकते हैं कि कौन कौन से निःशुल्क हैं और उसे अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।